नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के 70 क्वेश्चन के आगे जो 71 क्वेश्चन में है, तो 71 क्वेश्चन से हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। 70 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया। अगर वो दोनों वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम पूरे 142 क्वेश्चन तक है वो समाप्त करेंगे। एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे 142, यानी कि आज वाला मूल अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 71वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला है कि अनुच्छेद 22 का 1। तो अनुच्छेद 22(1) जिसमें स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार जो कि दिया गया है। तो स्वयं की पसंद के अधिवक्ता यानी कि वकील चुनने का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 22 के 1 में। दूसरा है कि अनुच्छेद 22 का 4। तो अनुच्छेद 22 का 4 जिसके अंतर्गत निवारक और निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। तो ये है अनुच्छेद 22 के 4 में। तीसरा है अनुच्छेद 22 का 2। तो अनुच्छेद 22 का 2 जो कि संसद द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। तो ये प्रावधान गलत है। ये प्रावधान है 22 के 7 में, ना कि 22 के 2 में। ठीक है। फिर चौथा है कि अनुच्छेद 22 का 1। तो अनुच्छेद 22 के 1 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों का यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा के निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। जो कि अनुच्छेद 22 के 7 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 22 के 7 में ये प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। तो इसीलिए ये 22 के 7 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितना। तो 3 माह तक। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष बंदीकरण जिसको निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो यह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना है। अगर निरोध यानी कि 3 माह से अधिक की सज़ा है तो उसके लिए क्या है कि एक सलाहकार बोर्ड है, उसको निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, वही 3 माह तक। इसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। भारत में डिस्क्रिप्शन है, भारत में निवारक निरोध डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए यानी बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक तथा संविधान के अनुच्छेद 22 के 4 के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22 के 7 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं का मामला बन जाता है। ये आपका गलत हो गया। दूसरा है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। बिल्कुल सही है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए क्योंकि क्या है कि कारागार जो अभी एक राज्य सरकार का जो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जेल वगैरह कारागार है, पुलिस से तो राज्य सूची का, तो इसीलिए पैरोल की व्यवस्था भी राज्य सूची के अंतर्गत ही आता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं।
पैरोल किसी व्यक्ति को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल अथवा और फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। तो ये क्या है, 1894 के कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं है, पैरोल जो है वो कैदी का अधिकार नहीं है। इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार पर, और ऐसी परिस्थिति क्या होगी, ये परिस्थिति होगी परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु या रक्त संबंधी के विवाह के पर प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी समक्ष अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी राय में कैदी को रिहा होना समाज के हित में न हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो। फिर एक बहुधा मृत्युदंड पर कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। अगर कोई बहुधा मृत्युदंड का है तो उसमें कैदी को नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुहत्या दोषी या आतंक रोधी गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम के तहत सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल पर के पात्र नहीं होते हैं। तो इसलिए कथन एक गलत है। कथन दूसरा सही है, क्योंकि कारागार और उससे निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए अपने नियम बनाए गए हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है और जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं तथा पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के लिए क्या क्या सम्मिलित है। पहला है कि धर्म प्रचार का अधिकार, बिल्कुल सही। दूसरा है कि सिखों को कृपाण या धारण करने और रखने का अधिकार, ये भी सही है। तीसरा है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, ये भी सही है। लेकिन धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने अधिकार ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए 1, 2 और 3 सही होगा। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, तो वहीं सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 का 1 में शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो 25 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे, तो धर्म की स्वतंत्रता से या धार्मिक स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है। तो अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द है वो किसको सम्मिलित नहीं करता है। तो किसको सम्मिलित नहीं करता, तो पारसियों को नहीं करता है। किसको करता है, तो बौद्धों को करता है, जैन करता है, सिखों को करता है। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त 25 के 2 के खा में प्रयुक्त हिंदू शब्द के लिए बौद्ध, जैन और सिख ये तीनों शामिल है, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार जो किसमें निहित नहीं है, तो मानववाद में निहित नहीं है। किसमें है, तो सार्वजनिक व्यवस्था में, स्वास्थ्य में और सदाचार में। संविधान के अनुच्छेद 25 के 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसमें मानववाद नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, पहले तो ये याद रखिए। अब इसमें क्या किन किन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो लोक व्यवस्था पे, सदाचार पे और स्वास्थ्य पे, तो ये तीनों पे लगाया जाता है। इसीलिए इसका कथन आपका डी हो जाएगा, 1, 4 और 5।
नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कि अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 जो कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये 29 में नहीं है, ये बल्कि कितने है, तो 30 में है। तो अनुच्छेद 30 में है, तो इसलिए आपका डी वाला गलत हो जाएगा। ये अनुच्छेद 30 का प्रावधान है जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो वहीं अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से है। तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से है। तो वहीं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29, तो ये भी आपका सही होगा, ये भी आपका सही है। फिर एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, तो ये भी सही है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये प्रावधान आता है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 30 का प्रावधान है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार, अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन और दूसरा कारण बताइए। पहला कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो कि अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही है, परिभाषित नहीं करता है। दूसरा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला था कथन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग शब्द की परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता प्रदान करता है, तो ये भी आपका सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते। देखते हैं जस्ट इसका डिस्क्रिप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के 1 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो वहीं अनुच्छेद 30 के 2 के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टता अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। से कथन और कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं करते। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है, तो भाषाई और धर्म के क्या नाम धार्मिक और भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक वर्ग को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये दी गई है न्यायपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन है कि किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
वस्तुतः संविधान के अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा? तो अनुच्छेद 13 में न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 226 के तहत को प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगत में है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो ये भी याद रखना कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक और अभिभावक किसको कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो न्यायपालिका को। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है बताना है। पहला कि के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति में एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। तो के एम मुंशी संविधान की प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही है। दूसरा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज को संतुष्टि दी गई, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि चौथा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। अभी मैंने बताया क्या है? तो न्यायपालिका है, ना कि राष्ट्रपति। तो इसलिए डी आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका होना चाहिए। तो संरक्षक और अभिभावक दोनों। देखिए मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, ना कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तित किए जाते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। अगर यहाँ पे संविधान की आत्मा न दिया होता, ठीक है, सिर्फ ये दिया होता संविधान की आत्मा मतलब किस एक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया, तो इस प्रकार से होता तो आपको हो जाता प्रस्तावना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी एम राव अम्बेडकर के अनुसार किसको संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। किसको? अनुच्छेद 32 जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उनका कथन है यानी कि अम्बेडकर जी का कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसके बिना यानी कि अनुच्छेद 32 के बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, और तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है।
लेकिन संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचार करना है। कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको आत्मा कहा, सही है। फिर है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो दोनों कथन सही है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ भारत का उच्चतम न्यायालय, तो अनुच्छेद 32। अगर भारत का उच्च न्यायालय होता तो क्या हो जाता, अनुच्छेद 226। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। तो वहीं भारत जो कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के तहत अनुच्छेद 226, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, तो इसीलिए अनुच्छेद 32 वाला सही होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति दी गई। कितनी है रिट, तो 5 प्रकार की रिटें हैं। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रिट या प्रलेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। वो 5 प्रकार की रिट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश में प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक किसको, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है। तो वही बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है, इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस और वैसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामले में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। 34-44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपात की घोषणा में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। अतः व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है। तो वहीं उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, तो वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति के निरुद्ध करते हो। तो ये विशेषकर आप लोग याद रखिए कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दोनों में किस प्रकार की रिट काम करती है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है। तो वही हैबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कि कौन सा किससे सुमलित है। ठीक है, एक तरफ ABCD, एक तरफ 1 2 3 4। तो यहाँ हम देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में
आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाए, इसका अर्थ होता है हमें शरीर चाहिए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हमें शरीर चाहिए। परमादेश तो हम आदेश देते हैं, इसके इनके अर्थ हैं ये। परमादेश मतलब कि हम आदेश देते हैं। फिर है कि प्रतिषेध, प्रतिषेध है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख। फिर है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण है पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतया सूचित कीजिए ये उत्प्रेषण। फिर है अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार से संबंधित है, अधिकार परीक्षा परीक्षा तो किस अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित, एक तरफ हिंदी नाम है एक तरफ इंग्लिश नाम है। तो इस ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका अर्थ क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ यानी शरीर चाहिए, तो इसका अर्थ है ये इंग्लिश में। फिर है परमादेश, तो बी कमांड, परमादेश का है बी कमांड। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, तो ये गलत है, ये उत्प्रेषण का है, टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण का है। फिर है अधिकार परीक्षा, तो ये है वाई वॉट अथॉरिटी, वाई वॉट अथॉरिटी या अधिकार परीक्षा। टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड ये उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ये बीपीएससी क्वेश्चन है। तो किसको पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो यहाँ पे बीपीएससी ने आंसर मांगा था ई उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा दोनों को। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, उत्प्रेषण रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय को पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन करते हैं। किसको, उत्प्रेषण में, उत्प्रेषण रिट में उच्च या उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय का कि पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरीके का पोस्टमार्टम ही हुआ। ठीक है, पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक पद पर नियुक्त हो गया है लेकिन न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसका इसका उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उसे उस पद से कार्य करने से रोक सकता है और इस रिट को भी पोस्टमार्टम का भाव निहित होता है। तो इसलिए उपयुक्त उत्तर में ई आंसर सही होगा। ठीक है, जिसे आयोग ने विकल्प डी को सही माना था, लेकिन देखा जाए तो डी आंसर ना होकर ई आंसर होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसको डी आंसर अधिकार परीक्षा को ही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि यदि ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यह रिट कौन सी रिट कहा जाता है, तो ये मेंडामास यानी कि परमादेश, मेंडामास को बोलते हैं परमादेश। मेंडामेस परमादेश का का आशय है कि हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका या रिट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो परमादेश बोलते हैं, परमादेश। नेक्स्ट आपके सामने कुछ अनुच्छेद है और उनके बारे में प्रावधान दिए हुए हैं, तो इसको हम एक बार डिस्क्रिप्शन में ही देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मैच करना है, यहाँ पे आपको कौन सा सही है बताना है, तो एक बार देख लेते हैं सीधे डायरेक्ट आंसर इसको। देखिए, अनुच्छेद 16 के 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 16 के 2 में है किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया 16 का 2, क्योंकि यहाँ नियुक्ति के मामले में इन सब में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 29 का 2, इसमें भी किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह है 29 का 2 से संबंधित। फिर है 30 का 1 है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने या उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो ये हो गया 30 के 1 में। फिर है अनुच्छेद 31 का 1, तो अनुच्छेद 31 का 1 है किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 31 का 1 में प्रावधान था।
नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, बताना है। तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 नहीं 23, ये गलत हो गया, तो अनुच्छेद 22 का ये प्रावधान है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 सही है। धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28 तक, इसको याद रखिए। 25 देखो, इसका जो पहला वाला वीडियो वहाँ पे मैंने सभी अनुच्छेद के जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद वो मैंने बताए हुए हैं विधिवत रूप से। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो, इसका दूसरा वीडियो, ये तीसरा वीडियो है। तो मैंने 3 वीडियो में पूरा मौलिक अधिकार को अच्छे तरीके से खत्म किया है। तो इसीलिए वो उस वीडियो को आप जरूर देखिए पहले वाले को, उसमें मैंने विस्तृत रूप से उसको देखने के बाद ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे बहुत ही सही लगेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और इसका ये आंसर सही हुआ। इससे क्या होगा, आपको कितनी चीज़ें याद है, ये भी आपका इवोल्यूशन भी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं दूसरा गलत है। तीसरा क्या था? धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, सही है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। और अस्पृश्यता वाला 17 है, ये हो जाएगा आपका 22 में। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। देखिए, अस्पृश्यता 17 हो गया, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध संरक्षण 22 हो गया, धर्म की स्वतंत्रता 25 हो गया, और अल्पसंख्यकों के हितों का 29 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही, आपको ये बताना है, मेल मैच करना है। देखिए, इसमें उपाधियों का निषेध, तो उपाधियों का अंत या निषेध तो अनुच्छेद 18 में है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो धार्मिक मामलों से किससे 25 से 28 तक है, तो ये हो गया प्रबंध करने का, तो अनुच्छेद 26 हो गया। फिर अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 29 हो गया। अल्पसंख्यक से 29 और 30 में है, तो 29 में हो गया अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। फिर है अधिकार, शिक्षा का अधिकार किसमें, तो अनुच्छेद 21 के काम में है। फिर से देख लेते हैं, उपाधियों का अंत 18 में, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 में, और शिक्षा का अधिकार 21 के 1 में, किसके काम में। वही चीज यहाँ दी हुई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची सेकंड को मिलाना है। देखिए, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ है, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति थी, तो 1976 में इसको जोड़ा गया था। फिर हो गया कि संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकती है, तो ये किसका है, तो संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है केशवानंद भारती केस में। फिर है मूल ढांचे का सिद्धांत, तो मूल ढांचे का सिद्धांत है मिनर्वा मिल्स, जो कि 1980 में आया था। फिर इंसानों को अनैतिक व्यापार का निषेध करता है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में ये करता है, उनका संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत इंसानों या मानव के दुर्व्यापार से संबंधित है। ठीक है, फिर से चाहे तो देख लो, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, केशवानंद भारती केस, मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स, और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध अनुच्छेद 23 के तहत। वही चीज आपको यहाँ दिया हुआ है, कोई डिस्क्रिप्शन इसका इतना नहीं है। नेक्स्ट है कि किस बाद ने मौलिक अधिकारों के संशोधन, वही आगे मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया, तो केशवानंद भारती, संसद के मौलिक अधिकारों का, तो केशवानंद भारती। देखिए, यहाँ पे एक एक आपको मैच करने के लिए भी आता है, तो ये डिस्क्रिप्शन को बहुत जरूरी है पढ़ना। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरजी प्रसाद बनाम भारत संघ तथा उसके तत्पश्चात 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में अभी निर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदंतर वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकर प्रसाद एवं सज्जन कुमार बाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय लिया। क्योंकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति सीमित प्राप्त है, अतः विकल्प ए सही है, तो इसलिए ये सही होगा। ठीक है, और इसमें क्या है आगे का प्रावधान देख लेते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है, मतलब कुछ सीमाएं के अंतर्गत है, असीमित नहीं है, और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। तो ये इसकी एक सीमा हो गई।
नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के संविधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत और बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? कि तो वही आ गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 में भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तावित की गई? तो वही हो गया प्रतिपादित की गई किसमें? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्रम लगाना है आपको यहाँ पे? तो सबका क्रम लगाना है। गोलकनाथ कब आया था? 1967, याद रखिए। फिर एक केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973। उसके बाद में मिनर्वा मिल्स आया था 1980, और उसके गोपालन समिति गोपालन आया था 1950। तो पहले 50 आ जाएगा, फिर 67, यानी कि 50 एक गोपालन समिति 50 हो गया, गोलकनाथ 1967 हो गया, फिर 73 हो गया, 1973 केशवानंद भारती, उसके बाद 80 हो गया। तो इसीलिए आपका ये कथन सही होगा, सी कथन आपका सही होगा। देखिए, एक गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980। नेक्स्ट है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है, ये एक मूल अधिकार है जो केवल नागरिक, गलत, इसमें क्या हो जाएगा? ये एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ये इसका आंसर बी सही होगा। ये एक विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। देखिए, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा के संविधान के भाग 12, जिसमें वित्त, संपत्ति और संविदाएं तथा बाद के अध्याय 4 संपत्ति के अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति, नागरिक और गैर नागरिक को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी अधिनियम संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक रूप में उल्लेखित किया गया है, लेकिन आंसर क्या होगा? एक विधिक और कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है, एक क्या है? तो वैधानिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है, तो सी और डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। बिल्कुल सही बात है, हटा दिया गया। फिर दूसरा एक संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में 300 का या 300 ए में के तहत विधिक अधिकार माना गया। तो ये भी कथन सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है क्या? तो एक वैधानिक अधिकार है, बी आंसर सही होगा। एक कैसा है? तो वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है कि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित, तो ये आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी पढ़ा है 300 ए में या 301 300 के का में, एक हो या हिंदी में का हो, तो इसमें विदित है, ना कि 301 में। तो व्यापार का अधिकार है, ठीक है, व्यापार वगैरह का 301 में, ना कि इसमें। फिर दूसरा है कि संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। फिर है कि भारत के संविधान के 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। जब 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन, कब? 1978 में होता है, तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की। तो इसीलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, केवल दूसरा ही सही होगा, ये आंसर इसका सही होगा। देख लेते हैं एक बार इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है।
कि अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, ना कि संपत्ति के अधिकार से। तो 301 भी याद रखना, ये व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसीलिए कथन एक गलत है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार है, ना कि एक मूल अधिकार है। तो 44वें संविधान संशोधन के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार हो गया। फिर इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में विधित अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है, अतः कथन 3 भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो किसके? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44 1978 में याद रखिए। कब? 1978 44वां संविधान संशोधन। इस समय क्या था? जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ये भी याद रखिए। नहीं, हाँ, इसका देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 जिसको 20/6/1979 को प्रभावी हुआ, 1979 से प्रभावी हुआ। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात मोरारजी देसाई जनता पार्टी के में प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई उस समय। नेक्स्ट है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो वही 44वें संविधान संशोधन 1978। देखो, किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हर प्रकार से क्वेश्चन देखो। संपत्ति का अधिकार क्या किसमें? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो वही संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है कि जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निष्कासित किया गया? तो वही 44वां संविधान संशोधन 44वां। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, विधिक अधिकार है। जबकि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया नागरिकों को संपत्ति का अधिकार, क्योंकि एक मूल अधिकार नहीं है। जबकि संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार है, आने जाने का भी अधिकार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? तो ये विरोध का अधिकार नहीं आता है, जबकि समानता का अधिकार आता है, और क्या है ऊपर? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है और धर्म की स्वतंत्रता आता है। जबकि विरोध का अधिकार इसके अंतर्गत 6 अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। विरोध का अधिकार कोई अधिकार नहीं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता, जबकि समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में प्रदान किया गया, परंतु समान आवास का अधिकार का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो ये सूचना का अधिकार, तो ये नहीं दिया गया। जबकि देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार है, लिंग समानता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको जोड़ा गया था 2005 में। इसको माना गया है, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं भी लिखित नहीं है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षता नहीं दिया गया। ये एक विधिक अधिकार है जिसे जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार 19 के 1 के काम में सन्निहित किया। ये भी याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कहाँ रखा है? अनुच्छेद 19 के 1 के काम में, जबकि संविधान में ऐसा कुछ लिखित नहीं है, अतः इसे मूल अधिकार माना है। तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से नहीं है, तो इसीलिए प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार संविधान में लिखे गए हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी को राष्ट्रगीत
तो किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? पहला है कि इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसमें अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, तो ये भी सही है। तीसरा है कि राष्ट्रपति गाने राष्ट्रगीत गाने के लिए विधि किसी भी को बाध्य करने का कोई भी उपबंध नहीं है, कोई भी एक विधिक उपबंध नहीं है। तो ये भी हो जाए कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विधि उपबंध नहीं है संविधान में। तो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी बाध्य नहीं किया जा सकता, इसीलिए सी आंसर 1 2 3 तीनों सही है। इसमें ये केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिजोई इनेमुल बनाम केरल राज्य AIR 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्र का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उसे राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। नेक्स्ट है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। जो केवल भारतीयों को तो प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो एक तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, दूसरा हो गया अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो ये तीनों अधिकार ये केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। जबकि कानून के समय समानता विदेशियों को भी जीवन का संरक्षण का सिद्धांत ये भी प्राप्त है। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिक और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला प्राप्त नहीं है। जबकि विधि के समय समानता है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है विदेशियों को। ठीक है, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो कौन कौन से दिए गए हैं कि भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। कौन कौन से? जो भारतीयों को भी उपलब्ध है और विदेशियों को भी। तो इनमें से विधि के समक्ष समानता यानी कि अनुच्छेद 14, फिर है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, फिर है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ये सभी को प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए कथन भी सही था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो ये है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 जो कि इसके तहत विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत तीनों अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो सभी व्यक्तियों को कौन सा उपलब्ध नहीं है? तो देश में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, जबकि विधि के समान ये दोनों अधिकार जो कि सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका 2 और 3, ये भी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 3 2 3 4, तो ये तीनों हो जाएगा 2 3 4 तीनों, जबकि विधि के समानता ये सबको प्राप्त है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 3 और 4। देखिए संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों को कौन सा अधिकार उपलब्ध है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो नहीं है, किसी देश में घूमने का भी नहीं है, संपत्ति अर्जित करने का भी नहीं है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार तो ये सबको प्राप्त है, यानी कि संरक्षण का। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपबंध है। ये तीनों केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, यानी कि ऊपर वाले, और ये केवल ये सभी को प्राप्त है, नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। नेक्स्ट है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किसका। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि विधि के समान कर सकता है, जीवन का कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार कर सकता है, लेकिन पहला वाला नहीं कर सकता है। देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रसंगत तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है तो वे किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो सकता है। अगर कोई धार्मिक संप्रदाय या समुदाय है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, तो उसको कौन कौन सा हकदार है। तो पहला हो गया कि यह संप्रदाय या समुदाय एक विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना संचालन कर सकता है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वयं इस समुदाय का प्रतिनिधि लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि अल्पसंख्यक का कोई भी प्रावधान नहीं है, केवल एंग्लो इंडियंस का है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना आप लोग। फिर एक ये संप्रदाय भारत समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता, तो ये भी है, जो कि 2006 में आया था। तो 1 और 3 दोनों है, लेकिन ये प्राप्त नहीं कर सकता। सही पूछा था, तो इसलिए 1 और 3 ही सही होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 33 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो वहीं वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो सकते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को किया जा सकता है। यह प्रावधान 104 के संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से निष्प्रभावी हो गया, इसलिए विकल्प सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया कब। तो 1976 में। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया। तो 1976 में। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया तथा इस तिथि से प्रभावी हुआ। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं, अपितु पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। नेक्स्ट है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया। तो किस किस में। तो भारतीय संविधान में भी है, 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी है, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी है। ये तीनों में है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा इसे निषिद्ध रूप किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा इसे निषिद्ध किया गया। नेक्स्ट है कि डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो ये अधिकार है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो ये है अर्नेस्ट वर्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों के कर्तव्य के बीच सह संबंध है। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्य के बीच सह संबंध है। तो ये अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है। तो यही कथन सही था। भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है। तो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या था, अधिकार महत्वपूर्ण है। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तहत आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार तो है, तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्य से व्यक्ति पर समाज के दावों का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा कथन सही है। तो ये सही है कि अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो अधिकार क्या है, तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। अधिकार क्या है, तो राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। ये राज्य कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नेक्स्ट है कि सेवा का अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा का अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सेवा के अधिकार की अवधारणा 1991 सेवा का अधिकार की अवधारणा 1991 के ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम से प्रारंभ की गई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है, जिसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसल बिल 2011 के माध्यम से किया गया था, किंतु ये पालित नहीं हो पाया। हालांकि मध्य प्रदेश ने सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है और इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू कर दिया था। तो कौन सा, तो मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य और दूसरा राज्य जबकि बिहार है, जिसने 15 अगस्त 2011 को लागू कर दिया। तो 2010 में किया मध्य प्रदेश ने सेवा का अधिकार और 2011 में किया बिहार ने। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हम एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, एक ही वीडियो में। अब जो है आपका क्लास डेली और 1 से 2 क्लास आएंगे डेली आपको मिलेगा। अब हम थोड़ी स्पीड को बढ़ा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। हर चीज़ आपको विधिवत रूप से जो है शुरू हो चुकी है, ठीक है। और साथ साथ में करेंट अफेयर की भी क्लास आ रही है, जल्द ही करेंट अफेयर भी शुरू कर रहे हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।